स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहली वाली वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 हम कर चुके थे, अब पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों के साथ मैं आप लोगों को ब्रीफ में अनुवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे नोट्स के साथ। तो कृपया करके वीडियो को पूरा का पूरा फॉलो करें सही तरीके से। पौधे के किस भाग से, क्वेश्चन आपके पास है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है इसके अंदर जड़, तना, पुष्प और फल। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। इसका आंसर रहेगा तना। ये आपके पास एक हल्दी का पौधा होता है जो तने का रूपांतरण होता है। अब इसको मैं अगर पूरा का पूरा थोड़ा सा ब्रीफ में अनुवाद करूं तो तना जो होता है, स्टीम कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसके बारे में क्या है कि यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। अगर हम जड़ों की बात करें तो जड़ें हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है, जबकि तना जो होता है वो प्रकाश की ओर गति करता है। यह परांकुर से विकसित होता है, यह पौधे का प्रतंत्र बनाता है। अब तनों का जो रूपांतरण है यहां से एग्जाम पूछेगा। तो जो भूमिगत तना होता है आपके पास वो कितने प्रकार का होता है एग्जाम में पूछे तो भूमिगत तना एक होता कंद, धनकंद, सलकंद, परकंद। ये सारे के सारे भूमिगत तनों के एग्जाम्पल आपके पास पेपर में क्वेश्चन बना था, कई बार बनता है कि आलू क्या है। तो आप लोगों को यहां से पता होना चाहिए कि आलू एक प्रकार का तना है, एक प्रकार का स्टीम है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आलू किस प्रकार का तना है, तो आपके पास पहले तो होना चाहिए कि भूमिगत तना है। और भूमिगत तने में भी किस प्रकार का है? कंद, कंद का रूप है ये। उसके बाद धनकंद, इसके एग्जाम्पल में आएंगे बंडा और केसर। ये धनकंद के एग्जाम्पल है। ये केसर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एचएसएससी में पूछा जा चुका है बच्चों, बता देता हूं आप लोगों को। उसके बाद सलकंद का एग्जाम्पल जो रहेगा वो रहेगा प्याज। उसके बाद जो परकंद का एग्जाम्पल है उसमें रहेगा आपकी हल्दी और अदरक। हल्दी और अदरक ये परकंद का एग्जाम्पल है। इसका मतलब हल्दी हल्दी जो है वो एक प्रकार का तना तो है, भूमिगत तना है, और ये परकंद प्रकार का तना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं इससे पहली वाली वीडियो में करवा चुका हूं और 5-6 बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वायु की मदद से परागकण को क्या कहते हैं? परागकण के बारे में तो पता ही होगा कि परागकण होते क्या हैं। ठीक है, मतलब परागकणों का वर्तिका तक जाना जो होता पूरा का पूरा पोलिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो वायु के द्वारा अगर ये पोलिनेशन होता है तो इसको क्या कह सकते हैं हम? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, एंटोमोफिली, साइकोफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। देखो ये 4 के 4 ऑप्शन के बारे में, इसमें से 3 ऑप्शन तो मैं आप लोगों को इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूं। एंटोमोफिली होता है कीटों के द्वारा परागकण, इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा परागकण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली। और वैसे आप लोगों को पता होगा हाइड्रोफिली जो होता है वो पानी के द्वारा परागकण कहलाता है। और साइकोफिली जो होता है ये आप लोगों को मैंने नहीं बताया, इसको अब ध्यान से सुन लेना, ये तितलियों के द्वारा परागकण कहलाता है, साइकोफिली। तो बच गया आपके पास ऑप्शन 1 एनिमोफिली। इसका मतलब वायु के द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है? एनिमोफिली। जैसे आपके पास ये मैंने आपको 4 के 4 बता दिए, एंटोमोफिली कीटों की मदद से परागकण, साइकोफिली तितली की मदद से परागकण, और हाइड्रोफिली जल की मदद से परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया है। जैसा कि एचएसएससी के में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हैं आपके पास। जिस प्रक्रिया द्वारा सतलीय पौधों में वाष्पीकरण के माध्यम से पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, विसरण, स्थानांतरण, और एक है संवेदन, और एक ये है ऑक्सीकरण। 4 ऑप्शन है, फिर से सुन लो, विसरण, स्थानांतरण, संवेदन और ऑक्सीकरण। आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया है क्योंकि आप लोगों को वाष्पोत्सर्जन के बारे में तो पता है, ये वर्ड तो आप लोगों ने कई बार सुना वाष्पोत्सर्जन,
लेकिन इसमें तो वाष्पोत्सर्जन का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ से विसरण नहीं हो सकता, स्थानांतरण नहीं हो सकता। ऑक्सीकरण वाष्पोत्सर्जन का दूसरा नाम होता संवेदन। तो इसका आंसर आपके पास सी रहेगा। अब ये होता क्या है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, सबसे पहले तो वाष्पोत्सर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। देखो, अब यहाँ पे क्या है, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इनटू द एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मान लो यहाँ पे पानी है, ठीक है, और ये आपके पास मान लो सूर्य है, ठीक है। अब ये सूर्य की किरणें इस पानी के ऊपर पड़ेगी। अब ये पानी थोड़ा सा गर्म होएगा, गर्म होके हल्का होएगा, हल्का होके व्यापर का रूप लेगा, वाष्प का रूप लेगा और ऊपर उठेगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि वाष्पीकरण किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है अगर एग्जाम में आ जाए। तो पहला पॉइंट होता है कि वाष्पीकरण डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तापमान की मात्रा ज्यादा है तो पानी ज्यादा भाप का रूप लेगा, और पानी का भाप का रूप ले लेना ही वाष्पीकरण कहलाता है। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी बच्चों? ज्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट की बात अगर मैं करता हूं, हवा की मात्रा। अगर हवा की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के समय जब हम क्रिकेट खेल के या कोई भी गेम खेल के जब तुरंत हम अपने कूलर के आगे आते थे या फैन के नीचे आते थे तो तुरंत हमें ठंडक का अनुभव होता था। इसका मतलब हमारे शरीर के ऊपर पसीना था। तो जैसे ही हवा की मात्रा बढ़ी तो पसीना वेपर का रूप लेके ऊपर उड़ गया और हमें ठंडक का आभास हुआ। इसका मतलब हवा की मात्रा ज्यादा है तो भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। टेम्परेचर ज्यादा तो भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। एक वाष्पीकरण डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर एक तो कपड़े को फैला के सुखाओ आप लोग, और एक कपड़े को इकट्ठा करके सुखाओ, तो जब आप कपड़े को फैला के सुखाओगे तो इसका मतलब कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। कपड़ा जल्दी सूखने का मतलब है कपड़े में से पानी की मात्रा व्यापर का रूप लेके उड़ गई। इसका मतलब एरिया ज़्यादा है, वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि देखो, इसमें देखना, ये जो पानी है ना, ये जड़ें हैं आपके पास, ये सारी की सारी क्या है? जड़ें। आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों के अंदर, वो पत्तियों के अंदर होती है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर प्रकाश की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पानी की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये पानी इन जड़ों के द्वारा सोख लिया जाता है और ऊपर एक जाइलम नाम की चीज के द्वारा पानी को ऊपर ले जाया जाता है। जाइलम एक प्रकार का संवहनीय ऊतक होता है और एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम इज आल्सो एक संवहनीय ऊतक, ठीक है। तो ये जो जड़ों के द्वारा इस पानी को अब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है, अवशोषित करने की जो प्रक्रिया, उसको कहते हैं ऑस्मोसिस प्रक्रिया। हिंदी में कहते हैं प्रासरण क्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उसको प्रासरण क्रिया। देखो, दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि पत्तियां जो होती है ना, वो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के अंदर किस क्रिया के द्वारा होता है? उसका आंसर होगा आपके पास विसरण क्रिया, डिफ्यूजन क्रिया। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि जड़ें पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित करती है, तब आपका आंसर रहेगा ऑस्मोसिस प्रक्रिया। और ये पानी खनिज लवण पत्तियों तक लेकर कौन जाता है? उसको कहते हैं जाइलम। जाइलम इज एक प्रकार का संवहनीय ऊतक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको बता दिया गया इसमें, द वाटर इज फर्दर ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड। अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ, थ्रो द स्टीम ऑफ द लीव्स थ्रो जाइलम विच एक्ट्स एज पाइपलाइन। जाइलम सेल्स हैव थिक वॉल्स। एक चीज का और बच्चों ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि पानी का ऊपर की तरफ जाना, लेकर तो जाता जाइलम, लेकिन पानी का ऊपर की तरफ जाना, पत्तियों तक जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? उसको कहते हैं केसिक तो प्रक्रिया।
कैपिलरिटी। ठीक है, अब जैसे पत्तियों के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब आ जाती है, तो फिर एक प्रकार का फ्लोएम और होता है जो संवहनीय ऊतक होता है। वो बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन बच्चों? फ्लोएम। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा, पौधों का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? तो फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स, भज्जा। देखो यहां से आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका तो कोई संबंध है नहीं, ये दो है, ये आप लोगों ने सुने हैं और संबंधित भी है। पौधे का कौन सा हिस्सा स्थानांतरण में शामिल है? तो पहली बात तो ये दोनों ही शामिल है, फ्लोएम भी शामिल और जाइलम भी। स्थानांतरण, जाइलम क्या करता है? पानी को, खनिज लवण को जड़ों के द्वारा या जड़ों से पत्तियों तक लेकर जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। इसका मतलब स्थानांतरण का काम तो ये दोनों करते हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। इसका यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग साबित हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पौधों में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित नहीं करता? मतलब कौन सा कारक पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? पानी करता है, क्योंकि पानी की तो जरूरत है। सूर्य का प्रकाश बिल्कुल करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल करता है। मृदा का रंग नहीं करता। तो डी इज राइट आंसर। यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी। यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले